So very good morning my dear students. Today we are going to study a wonderful concept of engineering mechanics called centroid and center of gravity. और इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से कर रहा हूं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठाया था और पूरा ह्यूज मास ह्यूज वेट कैसे बैलेंस किया गया था। तो इस बात को समझने के लिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पूरे एफर्ट के साथ समझते हैं कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है एंड हाउ डज दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन डेली लाइफ। सी, आप इस फिगर को देखिए जो मैंने राइट साइड में ड्रॉ किया है। हियर इट इज रिटन दैट ए बॉडी सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए क्या होता है बच्चों, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी हैं सभी बॉडी कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जितने भी मास हैं, जितनी भी बॉडी हैं, सब दे आर कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, राइट। और अगर मैं अर्थ के रेफरेंस में बात करूं तो अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट को अर्थ के कोर पर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो अपनी तरफ खींच रहा होता है। अर्थ का कोर क्या होता है, सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है और जिस फोर्स से वो अपनी तरफ खींचता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, जिसे हम न्यूटन में मेजर करते हैं, राइट। नाउ इफ यू कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन द अर्थ is composed of number of small particles, then each particle is having some weight, right? And weight of each particle will be acting towards the core of the earth. तो इस तरीके से क्या हो गया कि पूरा सिस्टम जिसमें कई सारे पार्टिकल थे उनके छोटे छोटे वेट को जिसकी लाइन ऑफ एक्शन टुवर्ड्स द ग्राउंड अर्थ की तरफ लग रही थी, वो सारे लाइन ऑफ एक्शन, वो सारे फोर्सेस क्या थे, अर्थ के सेंटर पे लग रहे थे। और जब सारे फोर्सेस को मैं कंबाइंड कर दूंगा तो उन सभी फोर्सेस का एक कॉमन रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसको मैंने इस फिगर में रिप्रेजेंट किया है वेट W से। जी हां, अब कॉन्सेप्ट की शुरुआत है, ध्यान से समझिएगा। यहां मैंने एज्यूम किया है एक्स वाई और जेड एक्सिस है। इस एक्स वाई जेड एक्सिस पर एक किसी भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी को लिया गया है विच बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये देखिए जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं जिनको मैं रेड से अभी शो कर रहा हूं, दिस बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ सच स्मॉल पार्टिकल्स जिनका वेट क्या है, DW है, विच इज शोन हियर बाय DW। ये क्या है, डाउनवर्ड लग रहा होगा, राइट। और इन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट पॉइंट होगा, एक रिजल्टेंट होगा जहां पर मैंने टोटल वेट एज्यूम किया है W। वेरी गुड। दैट रिजल्टेंट दैट पॉइंट where the weight of the total molecule is supposed to be acting, that point is called what, center of gravity। तो हमें क्या करना है, उसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। किसकी लोकेशन, फिर से रिपीट करता हूं कि जितने भी सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो एक पैरेलल फोर्स सिस्टम बना रहे हैं जिनका वेट मैंने DW एज्यूम किया, वो नीचे की ओर लग रहा है। इन सभी पैरेलल फोर्स सिस्टम का एक रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट जिस भी पॉइंट पर लग रहा होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। तो अब समझते हैं कि जब भी कभी पैरेलल फोर्स सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं और एक उनका रिजल्टेंट होता है, तो एक हमने थ्योरम पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिगनस थ्योरम और थ्योरम ऑफ मोमेंट्स, जो ये बोलती थी कि इंडिविजुअल फोर्सेस का मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, वही होता है जो उसके रिजल्टेंट का मूवमेंट सेम एक्सिस के अबाउट होता है, राइट। जो रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट किसी सेम एक्सिस के अबाउट होता है। तो उस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से मैं ये फाइंड आउट करना चाहूंगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स बार, वाई बार एंड जेड बार, वेयर एक्स बार, वाई बार एंड जेड बार आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। तो लेट शुरू करता हूं बच्चों। लेट x bar, y bar and z bar are the coordinates of center of gravity, coordinates of center of gravity which is represented here G, center of gravity G of a body, तो अब मुझे इसी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं और कैसे पता करूंगा, बाय थ्योरम ऑफ मोमेंट्स। तो डायग्राम को मैंने यहां बना रखा है और मैं क्या लगाऊंगा इसमें, थ्योरम ऑफ मोमेंट्स बाय
थ्योरम ऑफ मोमेंट्स, जिसको आप वेरिगनस थ्योरम भी बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, जिसे हम वेरिगनस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल इक्वेट द मोमेंट ऑफ ऑल डीडब्ल्यूज। डीडब्ल्यूज का मतलब जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का वेट है, अबाउट एक्सिस वाई। फर्स्ट में क्या करता हूं, अबाउट एक्सिस वाई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स बार, और उसे इक्वेट करूंगा किससे, वेट डब्ल्यू के मूवमेंट से अबाउट द सेम एक्सिस। तो लेट मी राइट हियर एंड यू रिफर टू द फिगर। तो मैं एक बार यहां लिखता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेटिंग द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यू अबाउट वाई एक्सिस टू द sum of movements of all dw's or dw's about y axis। देखिए क्या लिखा है, इक्वेटिंग द मूवमेंट ऑफ w अबाउट y एक्सिस टू द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल dw's अबाउट द सेम एक्सिस। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो बच्चों, पहले मूवमेंट किसका ले रहा हूं, W का। मूवमेंट किसका, यहां पर हाईलाइट करते हैं W का। अगर Y एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो कि W है, उससे Y एक्सिस कितनी दूरी पर है। तो Y एक्सिस कितनी दूरी पर है, दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ x बार। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, W इंटू एक्स बार शुड बी इक्वल टू वॉट, शुड बी इक्वल टू the sum of movements of all dw's about the y axis। sum of movements अगर मुझे लिखना हो तो sum को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, dw1 डिस्टेंस x1, dw2 डिस्टेंस x2। तो मैं डायरेक्टली उस समेशन को लिखता हूं बाय इंटीग्रेशन फॉर्म, क्योंकि ये सारे फोर्सेस क्या हैं, बहुत नजदीक नजदीक है, सारे मॉलिक्यूल बहुत नजदीक हैं। इफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूं तो व्हाट आई शुड राइट, x टाइम्स dw। यहां से मैं लिखता हूं x टाइम्स dw। तो देखिए मुझे यहां से एक क्या रिजल्ट मिल गया, आई विल गेट x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल x dw डिवाइड बाई, आइदर यू राइट w और यू मे राइट इंटीग्रेशन ऑफ dw। आप dw भी लिख सकते हैं या इसको डायरेक्ट आप w भी लिख सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू व्हाट, w। सिमिलरली अगर मैं इसी तरह से लिखूं, सिमिलरली movements about x axis, movements about x axis। अब अगर बच्चों मैं x axis के अबाउट मूवमेंट लिखूंगा तो what I will write, w इंटू वाई बार, क्योंकि x axis से दूरी कितनी है, y की डिस्टेंस होगी, x axis से डिस्टेंस y होगी, y axis से डिस्टेंस x होगी। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, y टाइम्स dw, और I may write here y bar is equal to integral y dw by w और इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है, हमने लोकेशन किसकी निकाल ली, x बार और y बार की। तो अब अगर आपको z बार कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, सिमिलरली रोटेट द कंप्लीट सिस्टम, दैट मीन्स कंप्लीट बॉडी जो गिवन है उस बॉडी को और पूरी एक्सिस को रोटेट कर दीजिए, तब तक जब तक कि z एक्सिस हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। और जब z एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो वापस मूवमेंट ले लीजिए अबाउट द y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, आई एम राइटिंग व्हाट वी विल गेट। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आई विल गेट सिमिलरली अगेन, डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर z बार इज इक्वल टू व्हाट, यस, z टाइम्स dw डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो बच्चों यहां से मुझे x बार, y बार और z बार मिल गया। तो लेट मी राइट इट वेरी क्लियरली हियर, x टाइम्स dw बाई w, y बार इज इक्वल टू y टाइम्स dw बाई w एंड z बार इज इक्वल टू z टाइम्स dw बाई w। तो एक अच्छा रिजल्ट था, हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर लिया फॉर द गिवन बॉडी विच इज 3D इन नेचर। 3D का मतलब किसी भी रियल बॉडी के लिए हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं यहां लिख देता हूं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो हाउ यू विल डिफाइन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? यस, दिस कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट विद इन और आउटसाइड द बॉडी। यहां ध्यान रखिएगा, मैं पॉइंट बोल रहा हूं, आउटसाइड भी हो सकता है। दिस इज द पॉइंट विद इन और आउटसाइड द बॉडी एट विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी एक्टिंग। जहां पर बॉडी का टोटल वेट अज्यूम किया जाता है कि लग रहा होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं। अब मैं आपको पहले ये समझाता हूं कि हाउ डज दिस पॉइंट डिफर फ्रॉम सेंट्रॉइड। इस बात को समझने के लिए आप एक एग्जांपल से समझिए। पहले देखिए कि मैंने ये एक स्क्वायर कट करके रखा हुआ है, दिस इज द स्क्वायर, और इस स्क्वायर की ये दो लाइन जो क्रॉस दिख रही हैं, दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड व्हाट? डायगोनल। दोनों लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। अब अगर मैं इस स्क्वायर को किसी भी एक कॉर्नर से पकड़ के फ्रीली छोड़ दूं, देखिए मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को एक कॉर्नर से यहां से पकड़ा और इसको फ्री ऐसे छोड़ दिया, राइट? जब आप फ्री छोड़ेंगे तो यू इजिली कैन विजुअलाइज दैट कि यहां से एक लाइन है पार हो रही है जो कि इस तरीके से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करेगी। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन कर रही है। सिमिलरली किसी और कॉर्नर पे होल्ड कर देते हैं और फिर से यही काम करके देखते हैं। मैंने फिर से यहां पर इस तरह से किया, देखिए बच्चों, और फिर से अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूं तो एक लाइन इस तरह से ज्वाइन हो रही होगी। दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं वही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? यस, डोंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड। वो पॉइंट क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो गया। तो यहां पर हाउ डज सेंट्रॉइड डिफर फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सी, आपको बुक्स में लिखा मिल जाएगा कहीं पर कि जो 2D में लगे वो सेंट्रॉइड है, जो 3D में लगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। आपको क्या समझना है? द पॉइंट वेयर एरिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी इज सपोज टू बी एक्टिंग, या आप उसको प्रिसाइजली और बोलना चाहते हैं तो यू में से वॉल्यूम आप बोल सकते हैं, बट अभी मैं वॉल्यूम पर नहीं आऊंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? वेयर एरिया ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्टिंग, दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रॉइड, जो कि सिर्फ ज्योमेट्री का फंक्शन होता है। जो कि सिर्फ क्या है बच्चों? ज्योमेट्री का फंक्शन है। कैसे है अभी इस बात को क्लियर करता हूं, बट फिलहाल इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? जी पॉइंट, जिसे हमने सेंट्रॉइड बोला है। सिमिलरली यू मे सी अनदर एग्जांपल, जो कि मैंने यहां शो किया है ट्रायंगल को लेकर के। इट इज द ट्रायंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर मैं किसी भी कॉर्नर पर होल्ड करूं इसको, तो यू में सी एक लाइन बिल्कुल सीधे जा रही होगी इस तरीके से, राइट? नाउ दूसरे कॉर्नर पर अगर मैं इसको होल्ड करता हूं, अगेन यू में से आप देख सकते हैं कि एक लाइन बिल्कुल सीधे जा रही है। एंड अगेन मैं अगर किसी थर्ड कॉर्नर से भी इसको होल्ड करूं तो देखिए ये लाइन बिल्कुल सीधे जा रही है। ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी, वेयर सपोज द एंटायर एरिया ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? इसका सेंट्रॉइड बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं? इस ट्रायंगल का क्या है? वो सेंट्रॉइड है, राइट? कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी मैं आपको बाद में बताता हूं। तो आपको ये बात तो समझ में आती है। अब हाउ डज सेंट्रॉइड इज द फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री, इस बात को देखिए, इस बात को समझाता हूं कैसे सेंट्रॉइड ज्योमेट्री का फंक्शन है। सपोज करते हैं मैंने कोई एक सिंपल सी एक रेक्टेंगुलर प्लेट लिया है। व्हाट आई हैव टेकन? ए रेक्टेंगुलर प्लेट, राइट? अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो मैंने अभी आपको बताया, इट्स डायगोनल विल बी इट्स सेंट्रॉइड, तो आई शुड ड्रॉ इट्स डायगोनल। पहले मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करता हूं, राइट? दिस इज फर्स्ट डायगोनल एंड दिस वन इज द सेकेंड डायगोनल। सपोज दिस प्लेट इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। ये क्या है? कोई भी माइल्ड स्टील की प्लेट है। प्लेट कहने का मतलब हो गया बच्चों, हालांकि इसमें थिकनेस होगी, बट कंपेयर टू इट्स अदर डायमेंशन, लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में इसकी थिकनेस क्या है? बहुत कम है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? 2D की तरह ज्यूम कर रहे हैं। 2D का मतलब बच्चों, 2D का मतलब आप फिर से समझ लीजिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है समझने में कि ये एक एक्स एक्सिस मान लिया और मैंने, और एक वाई एक्सिस ले लिया। तो अब इसको मैंने 2D एज्यूम कर लिया है, राइट? 2D एज्यूम कर लिया। तो जहां इसका CG होगा, आई मीन जहां पर ये डायगोनल कट कर रहे होंगे, वही इसका क्या हो गया? सेंट्रॉइड पॉइंट हो गया, ठीक है? ये एक प्लेट थी। नाउ एज्यूम दिस प्लेट इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल। अब मैं इसी को कहता हूं क्या कि सपोज दिस प्लेट इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। कैसे? लेट अस अज्यूम
कि फर्स्ट हाफ पोर्शन इज मेड ऑफ, यस, फर्स्ट हाफ पोर्शन इज मेड ऑफ लेट्स से एल्युमिनियम, डेंसिटी रो AL लिख दिया, एंड सेकेंड हाफ पोर्शन इज मेड ऑफ लेट्स से स्टील। स्टील की क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए लाइट डेंसिटी को ऊपर और हैवी डेंसिटी को नीचे रखा गया है। नाउ वेयर विल बी द सेंट्रॉइड एंड वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट? सी, फर्स्ट लेट मी ज्वाइन द डायगोनल ऑफ बोथ। मैं इसका कॉमन डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, यस, एंड दिस वन। सी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इट्स सेंट्रॉइड पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चों? इसका सेंट्रॉइड हो गया। लेट मी राइट अगेन, इसको मैं इसी के अंदर लिखना चाहता हूं, बाहर नहीं जाएंगे। सेंट्रॉइड, दिस इज इट सेंट्रॉइड। बट क्या यही इसका सीजी है? ये इसका सीजी है? सपोज आई नीड सम एग्जांपल, लेट्स से दिस इज द रिमोट, यस। सपोज दिस रिमोट इज कंप्लीटली मेड ऑफ, यहां तो दिख रहा है एक ही बॉडी का है, इसका पहला पोर्शन लेट्स से एल्युमिनियम है और सेकंड पोर्शन इसका क्या है? स्टील है। तो जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा वो चाहे एल्युमिनियम हो चाहे स्टील हो, इसकी डायगोनल पर ही मिलेगा। इफ आई ड्रॉ इट्स डायगोनल, लेट मी ड्रॉ, इफ आई ड्रॉ इट्स डायगोनल, देखिए, सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट्स डायगोनल। ये जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहीं पर इसका क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। बट क्या मैं इस सेंट्रॉइड पर अगर अगर मैं इस सेंट्रॉइड पर फिंगर होल्ड करूं तो कैन आई बैलेंस दिस? अगर ये यूनिफॉर्म मटेरियल है, दैट मीन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, डेंसिटी सेम है, तब तो मैं इसको यहां पर बैलेंस कर सकता हूं। बट इन दिस केस, जहां दो अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल लगे हैं, दिस कैन नॉट बी बैलेंस्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस कैन बी बैलेंस समवेयर एट दैट पोर्शन वेयर द डेंसिटी इज हाई। मतलब अगर मैं इस फिगर में आऊं तो वापस इसका सेंट्रॉइड पॉइंट, let me draw first one more axis which is parallel to y axis। तो इसका सेंट्रॉइड पॉइंट क्या होगा बच्चों? समवेयर बिलो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट विल बी समवेयर बिलो द सेंट्रॉइड पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या होगा? वहां शिफ्ट होगा जहां पर ज्यादा मटेरियल, ज्यादा डेंसिटी का मटेरियल लगा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? सीजी पॉइंट हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि सेंट्रॉइड कभी भी मटेरियल की डेंसिटी बदलने से नहीं बदल रहा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या हुआ? जहां पर बॉडी का टोटल वेट एक्ट कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक छोटी सी बात रिज्यूम करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, तो वो यूनिफॉर्म ग्रेविटी में है। हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ पर हम स्टडी कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को कंपेयर टू द कंप्लीट अर्थ बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटी हर जगह क्या है? सेम है। अगर ग्रेविटी हर जगह सेम है तो इसी इक्वेशन में जो W है, W को मैं लिख सकता हूं m इंटू जी, राइट? और dW को क्या लिख सकते हैं? dm इंटू जी। तो G और G क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो मैं क्या लिखता हूं? इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आया बच्चों, सेंटर ऑफ मास। मैं यहीं पर लिखता हूं पहले, सेंटर ऑफ मास, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेंटर ऑफ मास में किस बात को बोल रहा हूं? कि ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है और बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ह्यूज मास है अर्थ का कंपेयर टू एनी ऑब्जेक्ट। तो हम ये मानते हुए कि बॉडी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेविटी में नहीं है, कांस्टेंट ग्रेविटी में। रिमेंबर, अगर बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेविटी में होगी तो आपका सेंट्रॉइड बॉडी के रोटेशन से ही चेंज हो जाएगा, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के रोटेशन से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी एक कांस्टेंट ग्रेविटी में होती है तो चाहे आप रोटेट कराइए, चाहे जैसे भी करिए, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, एक्स बार विल बी इक्वल टू व्हाट? यस, इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम dm by dm, y bar is equal to integration of y times dm by dm, and z bar is equal to integration of z times dm by dm. What I did, मैंने यहां पे क्या किया? सिंपल, इस इक्वेशन नंबर 1 से w is equal to m into g और dw is equal to dm into g, dw is equal to dm into g एंड W इज इक्वल टू m इंटू जी। और जब आप ऐसा लिख रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि G की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, बॉडी इज इन कांस्टेंट ग्रेविटी और यूनिफॉर्म ग्रेविटी फील्ड। तो यहां से मुझे जो इक्वेशन मिली, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डायनेमिक्स की स्टडी करने में। सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ाया जाता है? दैट इज
स्टडीड इन डायनामिक्स। कैसे करते हैं वो डायनामिक्स में बताएंगे, अभी नहीं, राइट। अब इस इक्वेशन में एक बात को ध्यान से समझिएगा। इस इक्वेशन की एक खास बात क्या है, ये मैं आपको बताने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया हूं। इफ आई सेड इफ बॉडी इज ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, राइट, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मास कैन बी रिटन एज व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैं लिख सकता हूं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां ध्यान देना, अगर बॉडी का डेंसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, और डेंसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है, जैसे एग्जांपल 1, ये फिगर 1 और फिगर 2 देखिए, यहां पहले वाले केस में माइल्ड स्टील की यूनिफॉर्म डेंसिटी है, सेकेंड केस में आधा डेंसिटी माइल्ड स्टील का है और आधा मटेरियल एल्युमिनियम है, तो डेंसिटी बदल गई। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इफ डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, मैं कंडीशन लिख रहा हूं इफ रो इज कांस्टेंट। अगर ऐसा होता है तो व्हाट कैन आई राइट हियर, अब देखो एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीवी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीवी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, एंड z बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z डीवी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। यहां देखिए जो इक्वेशन मुझे मिला, इस इक्वेशन से क्या पता चल गया कि अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसको आप क्या बोल सकते हैं, जैसे फर्स्ट केस को बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेकेंड को बोला सेंटर ऑफ मास, तो व्हाट इज द थर्ड वन, थर्ड वन इज व्हाट, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो द पॉइंट वेयर टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्टिंग, और इसको यह भी बोला जाता है द पॉइंट वेयर टोटल एरिया ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्टिंग, दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी। तो अभी आप ये मत कहिएगा कि 2D फिगर है तो सेंट्रॉइड, 3D है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, सपोज ए बॉडी सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड, सपोज बॉडी की बजाय और अच्छा बोलता हूं, सपोज ए केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लेट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लेट, क्या क्या बोल रहे हैं देखिए, ये एक दिस इज ए प्लेट, दिस इज ए प्लेट, कोई ऐसी प्लेट है, जब प्लेट बोल दिया तो समझ में आना चाहिए आपको ये 2D है। प्लेट का मतलब हो गया कि थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विड्थ, एंड दिस प्लेट इज अंडर ए सबमर्ज्ड लिक्विड, दिस प्लेट इज अंडर वाटर, ऐसे समझ लो, दिस प्लेट इज अंडर वाटर, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। अब इस प्लेट की एक साइड पे पानी है, केवल इस प्लेट की क्या है बच्चों, एक साइड पे पानी है, राइट। नाउ this plate will be experiencing a force, total force, that force is called what, hydrostatic force। इस प्लेट पर के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, तो लेट मी ड्रॉ दैट फोर्स फर्स्ट। वो क्या लग रहा होगा, इस प्लेट के ऊपर कहीं एक फोर्स लग रहा होगा, यस। क्या ये फोर्स इसके सेंट्रॉइड पे लग रहा है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल फोर्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर, जो कि हमेशा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होता है, नीचे होता है। मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहता, फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट देखिए अगर मैं इस प्लेट की बात करूं तो इसका सेंट्रॉइड पॉइंट क्या हो गया, या वेट जहां पर लग रहा है इसका सीजी पॉइंट ये हो गया, लेकिन फोर्स यहां पर एप्लीकेबल है, राइट। दिस फोर्स इज गिवन बाय रो जी ए टाइम्स एच बार, रो जी ए टाइम्स एच बार। इस केस में हम क्या करते हैं, वी कंसीडर द टोटल फोर्स इज सपोज टू बी एक्टिंग एट द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी। इस केस में हम क्या करते हैं कि फोर्स जो होता है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को ये मान के चलते हैं वो किसी सेंट्रॉइड पर लग रहा है। वेन एवर वी ड्रॉ इट्स प्रेशर प्रिज्म, जब भी मैं इसका प्रेशर प्रिज्म बनाऊंगा तो हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स को एज्यूम करेंगे कि वो बॉडी के सेंट्रॉइड पे लग रहा है। अब आप देखिए, चाहे प्लेट हो चाहे डैम हो, अगर डैम है तो डैम की एक साइड क्या होगा, और थोड़ा सा आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए ये मैंने डैम बना रखा है, राइट। इस डैम के एक साइड पे क्या है, वाटर है। तो दिस वाटर, इफ आई ड्रॉ द प्रेशर प्रिज्म फॉर दिस केस, तो प्रेशर प्रिज्म कैसा बनेगा, देखिए ऐसा बनेगा, यस। दिस विल एक्सपीरियंस व्हाट, सबसे ज्यादा फोर्स कहां, सबसे कम फोर्स टॉप पे लग रहा होगा, P इज इक्वल टू रो जी एच, एच हाइट 0 है और यहां सबसे ज्यादा हाइट है, इफ दिस इज ऑफ एच हाइट, तो सबसे ज्यादा फोर्स वॉल पर लग रहा होगा, ग्राउंड पे, राइट। अब मुझे इस टोटल फोर्सेस का, ये भी एक पैरेलल फोर्स सिस्टम है,
इसका अगर मुझे रिजल्टेंट शो करना हो तो मैं कहां शो करूंगा? आई विल शो इट्स रिजल्टेंट ऑन इट्स सेंट्रॉइड। रिजल्टेंट को क्या माना जाएगा? रिजल्टेंट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रॉइड पॉइंट, और वो सेंट्रॉइड, लेट मी शो द राइट डायरेक्शन, दैट सेंट्रॉइड विल बी हियर। अगर ये ट्राइंगल है तो यू नो वेल ये कहां होता है? नीचे से, आई मीन बेस से 1/3 ऑफ एच एंड टॉप से 2/3 ऑफ एच पर ये लग रहा होगा, एंड इट विल बी हियर 2/3 ऑफ एच, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली इस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो फ्लूइड का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हो। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप कर रहा हूं, यहीं एंड कर रहा हूं, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कि सेंटर ऑफ एरिया या सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, and how the concept of centroid is applicable to a line. That means a body which is having only length and other dimensions are neglected compared to the length, compared to the linear dimension, right? Till then, revise well and take care. Thank you all.